सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2024 25 नवंबर के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए कुछ मेमोरी बेस्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों को सुबह वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा शिफ्ट हो सके उसके इकट्ठे क्वेश्चन को डिस्कस करें, ताकि जो उसका निचोड़ है वो आप सबों के लिए निकल के आए और फिर मेरे मित्र आप आगे के लिए उस तरह से प्लान कर पाओ। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो आपका सेशन है उसका PDF कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के PDF को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपके पहले शिफ्ट में जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए वो कुछ इस तरीके के हैं। जो क्वेश्चन था उसमें से आपका एक था कि 10 केजी द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का त्वरण 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रयुक्त 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा कि 10 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसका त्वरण 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रयुक्त बल की गणना करें। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो F = ma लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो द्रव्यमान है वो कितना है, आप कहेंगे 10 केजी और एक्सीलरेशन 2.5 पॉइंट हटा देंगे तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 25 न्यूटन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका 25 न्यूटन आपके ऑप्शन में रहा होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया कि ठंडे पानी के साथ इनमें से कौन सी धातु अभिक्रिया करेगी। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे ठंडे पानी के साथ धातु की अभिक्रिया की बात की जा रही है और मैंने आपको धातु और अधातु वाले चैप्टर में ये बताया है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है और कौन सी ऐसी धातु होती है जो जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करेंगे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया की, किसकी बात करेंगे, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया की, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया की, तो आप सभी क्या कहिएगा कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया जो है वो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जैसे धातु क्या करेंगे, आप कहेंगे ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करेंगे। यानी कि ठंडे जल के साथ ये सभी धातु क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। कौन कौन से ऐसे धातु होंगे, तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि ठंडे जल के साथ जो अभिक्रिया नहीं करेंगे उसमें आपका कौन आ जाएगा, फेरस आ जाएगा यानी कि लोहा आ जाएगा, साथ में आपका मैग्नीशियम आ जाएगा, साथ में आपका जिंक आ जाएगा। ये सब क्या है, तो आप कहेंगे सर ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, ध्यान में रखेंगे ये भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम, फेरस और जिंक जैसे जो तत्व हैं ये किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा, अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट जो आपसे सवाल पूछा गया था वो मैंने आपको सुबह वाले एनालिसिस में भी बताया था कि आपसे पूछा गया था कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होते हैं। तो कई बार मैंने आपको इसके लिए बताया है कंसेप्ट क्या है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, आप कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और हम सभी कहते हैं कि गुरुजी चूंकि कोई भी परमाणु विद्युतता उदासीन होता है तो जाहिर सी बात है कि जितना उसमें प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो सर Z = प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जो आपसे सवाल पूछा गया था कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो आपके ऑप्शन में जरूर रहा होगा प्रोटॉन की संख्या। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछ लेगा तब आप क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को A से रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है, P4 प्रोटॉन और N4 न्यूट्रॉन। तो अगर परमाणु द्रव्यमान की चर्चा की जाएगी तो आप कहेंगे नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक आप कहेंगे सीधे सीधे प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया, अगला आपसे पूछा गया कि जेली क्या है।
मेरे मित्र आप सभी ने अगर सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पे हम लोग कोलाइड्स को डिस्पर्सन, डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेज के आधार पर कई प्रकार में डिवाइड करते हैं, और उसी में से एक प्रकार आपका क्या होता है, जेल, जिसका एग्जाम्पल क्या है, तो गुरुजी जेली है, बटर है, चीज है। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जेली क्या है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जेली जो है वो एक प्रकार का जेल है। क्या है, जेल है। और ये क्या है, आप सभी कहेंगे कोलाइड्स के, क्या कहेंगे, कोलाइड्स के कोलाइड्स के सरल प्रकार है। क्या कहेंगे, कोलाइड्स के सरल प्रकार हैं। अच्छा, जो रक्त है आप सभी कहेंगे गुरुजी ये भी कोलाइड का प्रकार है। ध्यान रखिएगा कि जो जेल होते हैं, जो कोलाइड के एक प्रकार हैं, इसका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम अलग अलग होता है। आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम जेल के लिए किसकी बात करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। और मेरे मित्र जो आपका जेल का डिस्पर्स फेज होता है वो क्या होता है, लिक्विड यानी कि द्रव, लिक्विड यानी कि द्रव। और जो परिक्षेपण माध्यम होता है यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, इसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज यानी कि प्रक्षेपित प्रावस्था बोलते हैं, चला शुद्ध हिंदी में। तो इसको हम लोग डिस्पर्सिंग मीडियम, जब हम लोग डिस्पर्सिंग मीडियम की बात करते हैं तो सर डिस्पर्सिंग मीडियम के रूप में इसमें कौन होता है, सर सॉलिड होता है, यानी कि आप कहेंगे ठोस होता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, डिस्पर्स फेज को प्रक्षेपित प्रावस्था और डिस्पर्सिंग मीडियम को प्रक्षेपित माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा गया था वो है कि यदि पृथ्वी व सेब के बीच की दूरी x है, उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F, तो दूरी दोगुनी हो जाने पर गुरुत्व का मान होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि पृथ्वी और सेब के बीच की दूरी x है, और फिर कहा जा रहा है कि उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, और दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। आप सभी क्या कहते हैं, गुरुजी हम सबों को मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण बल, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, आप कहते हैं G m1 इंटू m2 बटा m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर के बराबर होता है। जहां पे m1 और m2 आप कहेंगे एक हमारा पृथ्वी, दूसरा हमारा सेब, और इसके बीच की दूरी कितनी है, आप सभी कहिएगा x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूरी को दोगुना कर दिया जा रहा है, दूरी को दोगुना कर दिया जा रहा है। क्या देख रहे हो आप कि गुरुजी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो वस्तु के जो द्रव्यमान होते हैं उसके गुणनफल के समानुपाती है, और उसकी जो बीच की दूरी है उसका सर व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब साफ है कि अगर हम लोग किसी भी दो वस्तु के बीच लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें और हम कहें कि सर दूरी घटा दे रहे हैं, दूरी क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। और अगर दूरी बढ़ा दे तो आप कहिएगा गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा। तो चला क्वेश्चन में दूरी को दोगुना कर दिया जा रहा है, यानी कि बढ़ा दिया जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, आप कहेंगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बटा आर स्क्वायर। दैट्स व्हाई हम ये ना कह सकते हैं चिला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F जो है वो क्या हो जाएगा, अगर हमारा दूरी x है तो इसको क्या करते हैं 2x, तो 1 बटा 2x का स्क्वायर। आप कहेंगे f इंटू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, सॉरी f इंटू नहीं, f जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 बटा 4x स्क्वायर के। मतलब दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल आप कहेंगे 1 बटा 4 से घट जा रही है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, f बाई 4। क्यों, क्योंकि सर जी गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मेरे मित्र ऐसे सवाल में हमें नहीं लगता है कि आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बड़ा ही सरल पूछा गया कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें कैसे परावर्तित होगी। तो ध्यान देंगे कि उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, यह हमारा उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस या आप कह सकते हो मुख्य अक्ष क्या होता है, आप कहते हैं पीछे की ओर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे दर्पण का ध्रुव, ये क्या होगा, आप कहेंगे फोकस, और ये क्या होगा, आप कहेंगे वक्रता केंद्र। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब ये अगर इस तरह से जा रहा है एक आपतित किरण समांतर, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये जो परावर्तित होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, और हमें क्या लगेगा कि ये परावर्तित किरण दर्पण के पीछे फोकस से आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जो सवाल आपसे पूछा गया कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें कैसे परावर्तित होगी, तो आप सभी क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें सर परावर्तन के बाद
फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। क्या कहेंगे? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र यहां पे डॉटेड लाइन से इसको दर्शाया गया है। तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी यहां पे जो हमारा परावर्तित किरणें हैं वो क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रहा है। यहीं पे अगर हमसे पूछ देता अवतल दर्पण, तो हम सभी कहते गुरुजी ये मुख अक्ष और इसके मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आई और ये क्या होगा? अवतल दर्पण के मुख फोकस से होकर के गुजर जाएगा। तो अवतल दर्पण पूछता तो कहते सर मुख फोकस से होकर के गुजर जाएगा। उत्तल दर्पण पूछा है तो हम क्या कहेंगे कि परावर्तित किरणें मुख फोकस से, परावर्तित किरणें मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। और मैंने बार बार आप सबों को समझाया कि लाइट चैप्टर का रिवीजन चला, जरूर मार के जाना। और देख रहे हैं आपके पास रिजल्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, जेनेटिक ट्रेट किससे प्राप्त होते हैं? मैंने आपको सर रिसेंटली पढ़ाया है। आप सभी कहेंगे माता एवं पिता दोनों से क्या होते हैं? सर जो अनुवांशिक गुण होते हैं या अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया उसमें है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा स्थिति में परिवर्तन करने से होती है? तो मेरे मित्र किसी भी वस्तु के स्थिति के चलते, किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप सभी कहेंगे स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, वैल्यू कितना होगा? mgh के बराबर। और अगर गति के चलते पूछते, गति के कारण, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी गति के कारण काइनेटिक एनर्जी होगी और ये क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया वो ये कि एटीपी का निर्माण होता है। आप सभी कहेंगे एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इस एटीपी को बायो एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, जैव ऊर्जा के भी नाम से जानते हैं। मेरे मित्र याद रखेंगे कि ऊर्जा की मुद्रा भी इसी को कहा जाता है। ऊर्जा की मुद्रा भी इसी एटीपी को कहा जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया सर 25 नवंबर दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे पहला पूछा गया कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सर लिया था और वहां पे तीनों फॉर्मूला आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन में अगर हम एल्केन के समान सूत्र की बात करेंगे तो एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होगा। एल्कीन की समान सूत्र की बात करेंगे तो सर CnH2n होगा। और एल्काइन के समान सूत्र की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? CnH2n-2। नेक्स्ट जो आपसे सवाल पूछा गया, बुझे चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर उत्पाद होगा। सर इंपॉर्टेंट सॉल्ट वाला मैंने आपको टॉपिक यूट्यूब पे कराया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, BP का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो सवाल आपसे करा गया है कि बुझे चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर उत्पाद होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी BP यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। अब इसको ब्लेंडर प्राइड मत समझ लेना चला। अगला आपका क्वेश्चन ये था कि बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 जब रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट आपका 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 बनता है। और इसको संतुलित करने के लिए आपसे पूछा गया था, इसका संतुलित समीकरण आपसे पूछा गया था। तो ध्यान देना यहां पे कि संतुलित समीकरण की जब बात करी जाएगी, आप अगर इस रिएक्शन को देखेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे हम देख रहे हैं कि बेरियम के 1 परमाणु है और इधर बेरियम के 3 परमाणु हैं। तो पहला ही फॉर्मूला हमको क्या दिख रहा है गुरुजी? अल्टर दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? बेरियम को पहले बैलेंस कर दे रहे हैं। तो यहां पे अगर 3 लगा दिए तो इधर 3 बेरियम हो गया, सर 3 बेरियम हो गया। अब ध्यान देना कि जैसे ही आपने इधर 3 लगाया तो इधर क्लोरीन 6 हो गया। अब आप देख लो कि इधर आपका क्लोरीन 6 है, बिल्कुल Cl3 2 क्लोरीन 6 है, क्लोरीन को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब बेरियम और क्लोरीन तो हमारा बैलेंस हो गया। अब एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं,
यहां पे भी एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हैं, चलो सर एल्यूमिनियम को भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब सल्फेट SO4 होल 3 और सर SO4 यहां पे 3 SO4, आप कहेंगे गुरुजी ये समीकरण हमारा संतुलित है, तो आप सभी देख लेते कि जिस समीकरण में आपका जिस ऑप्शन में आपका 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 रहा होगा, वो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा होगा। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया कि फलों और बीज में कौन सा हार्मोन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखना चला ये पादप हार्मोन से संबंधित सवाल है। और आपको मैंने बताया है कि जब भी हम लोग पादप में कोशिका विभाजन की बात करते हैं, सेल डिवीजन की बात करते हैं, तो सर पादपों में सेल डिवीजन को प्रेरित करने का काम किसका होता है? साइटोकाइनिन नामक पादप हार्मोन का होता है। और मेरे मित्र चूंकि जो पादप के फल होते हैं, फूल होते हैं, बीज होते हैं, यहां पे रैपिडली कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, तो जो आपका साइटोकाइनिन हार्मोन है उसका कंसंट्रेशन भी फल, फूल और बीज में सर्वाधिक होता है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि फलों और बीज में कौन सा हार्मोन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी? साइटोकाइनिन। क्या कहेंगे? साइटोकाइनिन। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पौधे में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है? ऑक्सीन हार्मोन जिम्मेवार होता है। पौधे के बीज को अंकुरित होने के लिए कौन प्रेरित करता है? आप कहेंगे सर जिब्रेलिन हार्मोन करता है। और पौधे के वृद्धि का रोधक हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन सा है? आप कहेंगे ABA एब्सिसिक एसिड। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? आप कहेंगे फ्लोरोजिन्स। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी है। चला नेक्स्ट, अमाशय से नहीं निकलता है। अब क्या था ऑप्शन में, ये तो चला नहीं बताया, लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टमक की, तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि गुरुजी हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि मौजूद होता है? हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि मौजूद होता है, और ये जठर ग्रंथि क्या रिलीज करती है? आप सभी कहते हैं जठर रस रिलीज करती है। और इस जठर रस में क्या होता है? आप कहते हैं सर जी श्लेष्मा होता है, जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। फिर क्या होता है? आप सभी कहते हैं निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होता है। क्या होता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होता है। और साथ में मेरे मित्र क्या होता है? आप सभी कहेंगे HCl होता है। तो मेरे मित्र आपसे यह सवाल करा गया था कि अमाशय से नहीं निकलता है, तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में श्लेष्मा, निष्क्रिय पेप्सिनोजोन, HCl, इन तीनों को छोड़ के बाकी और कोई एक सलीभा वगैरह दिया होगा, या फिर कोई और आपका एंजाइम दे दिया गया होगा जो कि सर जठर ग्रंथि से नहीं निकल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन तो नहीं बताया, लेकिन यहां पे मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे कि अमाशय की जब भी बात करेंगे तो सर इसी से क्या निकलेंगे? हमारे शरीर में अम्ल निकलेंगे, जो भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। और सर अमाशय से निकलने वाली जो अमाशय के जठर ग्रंथि से जो निकलने वाली जठर रस है, उसमें म्यूकस, निष्क्रिय पेप्सिनोजोन और HCl पाया जाता है। ये HCl और निष्क्रिय पेप्सिनोजोन मिलकर के क्या बनाते हैं? सर एक्टिव पेप्सिन बनाते हैं, जो कि क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल संबंधित है। मैंने कई बार आपको बताया है कि थॉमसन साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था कि परमाणु जो है वो धन आवेशित का परमाणु एक धन आवेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सर एम्बेडेड होते हैं। किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार। किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार। और मेरे मित्र थॉमसन के एटॉमिक मॉडल ने सबसे पहले यह बताया था कि परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो सर थॉमसन एटॉमिक मॉडल संबंधित हैं, तो आपके ऑप्शन में हो सकता है मे बी ये रहा होगा। क्या रहा होगा? कि सर्वप्रथम परमाणु की उदासीनता से परमाणु की उदासीनता का व्याख्या सर्वप्रथम करने के लिए, उदासीनता का व्याख्या सर्वप्रथम करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले थॉमसन ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल के थ्रू ये कयास लगाया था कि परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो सर्वप्रथम परमाणु की उदासीनता की व्याख्या या परमाणु की उदासीनता का व्याख्या सर्वप्रथम करने के लिए सर थॉमसन एटॉमिक मॉडल संबंधित है। अब याद रखिएगा कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल को ही हम लोग वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और इसी थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना, आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा गया कि चलती बस में ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना किस नियम की पुष्टि करता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी जड़त्व का नियम है। क्या है? जड़त्व का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया है।
और जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन के किस गति नियम को बोलते हैं? आप सभी कहेंगे न्यूटन के प्रथम गति नियम को, न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सरीसृप का लिंग निर्धारण होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी सरीसृप का लिंग निर्धारण तापमान से होता है। किससे होता है? तापमान यानी कि टेम्परेचर से होता है, जबकि घोंघा का लिंग निर्धारण जो है वो पर्यावरण से होता है, और मानवों में लिंग निर्धारण आनुवांशिकी रूप से होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, आपसे ये पूछा जा रहा है कि मोटर की प्रति सेकंड कार्य करने की दर, किसी भी चीज की प्रति सेकंड कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाएगी, यानी कि पावर कहलाएगी। और पावर इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला ही लिखते हैं, क्या चला? वर्क बटा टाइम। तो बहुत ही इजी सा सवाल, क्या कहिएगा गुरुजी? शक्ति। इसका यूनिट क्या होगा? शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और मशीनों की शक्ति किस में मापी जाती है? आप कहेंगे हॉर्स पावर में, अश्व शक्ति में। मशीनों की शक्ति मापी जाती है, मशीनों की शक्ति मापी जाती है। आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी? मशीनों की शक्ति मापी जाती है एचपी में। और जो आपका एचपी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी कहेंगे हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। और 1 एचपी आप कहेंगे 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट। नेक्स्ट, आपसे यह सवाल करा गया कि एक वस्तु को अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, छवि वक्रता केंद्र पर बनती है, आवर्धन का मान क्या होगा? क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हमारा दर्पण अवतल है और ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, फिर ये दर्पण का फोकस हो जाएगा और ये दर्पण का वक्रता केंद्र, वस्तु हमारा यहां है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना? तो सर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u इक्वल टू हमारा -20 सेंटीमीटर होगा। और प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, तो एक बात तो जाहिर है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो समान आकार का, तो आवर्धन तो हम सीधे कह देंगे कि गुरुजी 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई 1 होगी। अब प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी भी क्या है? 1 है, तो दोनों एक राशि का अनुपात आप कहेंगे 1। देख लीजिए कि प्रतिबिंब अगर वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी भी हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी -20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है इसीलिए। आप कहिएगा कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर चलें तो m इक्वल टू -v/u हो जाएगा, और m इक्वल टू माइनस तो रहेगा। अब प्रतिबिंब दूरी आप कहेंगे -20 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी आप कहिएगा -20 सेंटीमीटर, e माइनस कैंसिल, ये 20 कैंसिल, ये कितना? -1। कितना? -1। तो मेरे मित्र जो सवाल पूछा गया है उसमें हो सकता है कि वैल्यू में आंसर दिया हो, या हो सकता है कि आपसे ऐसे ऑप्शन रहे कि 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से ज्यादा, या 0। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 1 के बराबर होगा आवर्धन। क्यों? क्योंकि यहां पे वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होगी। क्योंकि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका समान आकार का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपसे पूछा गया कि 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R है, 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध होगा न बनेगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई के समानुपाती होता है। अब 10 मीटर लंबा जो तार है उसका प्रतिरोध R है, और यहां पे कहा जा रहा है कि 5 मीटर लंबा तार, तो यहां पे प्रतिरोध क्या हो गया? लंबाई क्या हो गया? L/2। तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2। तो मेरे मित्र ये कुछ महत्वपूर्ण मेमोरी बेस्ड सवाल मैंने कलेक्ट करा था आप सबों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं आपको उसे सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप अगर आगामी शिफ्ट में भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ नहीं, बस जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिससे सवाल देखने को मिल रहे हैं उसको तो आप एक बार रिवीजन करिए ही करिए, साथ ही जिससे सवाल नहीं देखने को मिल रहे हैं उसको भी रिवीजन जरूर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो पूछा जा रहा है उसको पढ़ के गए, सर हम लोग उसको नहीं पढ़े जिससे पूछा जाना था, तो आपके अगले शिफ्ट में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरे मित्र जो पूछा जा रहा है इस पे तो फोकस रहना ही चाहिए, जो नहीं पूछा गया है उसको भी आपको समेट करके अपने साथ लेकर के जाना होगा, तभी आप बेस्ट कर पाएंगे। बाद बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज के क्वेश्चन थे उसको आप सभी समझ पाए होंगे और इससे कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्फिडेंस को भी माप रहे होंगे। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।